अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बी माई लव का 4th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे बता दो कि आप कब फ्री होंगे, ताकि फिर मैं तभी नई स्टोरी को स्टार्ट करूँ। और हाँ, एंग्री बर्ड का सेकेंड लास्ट पार्ट कल आएगा, तो आप लोग उसे भी सुन लेना। और प्लीज़ आप लोग पहले देख लिया करो, पोस्ट को सही से पढ़ लिया करो, एक दूसरे के कमेंट पढ़ लिया करो, फिर ही रिएक्ट किया करो। और मैं कोई भी शेयरिंग पार्टनर वाली स्टोरी शेयर नहीं करने वाली हूँ। जो भी स्टोरी आने वाली है उसमें हमारे 2 ही कपल होने वाले हैं। तो अगर आपको शान वांग पसंद है या वांग शान पसंद है तो आप दोनों ही कपल्स को देख सकोगी। चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आप हमारे डॉक्टर विंग और लैन की इंगेजमेंट, जो कि बहुत ही हादसाती तरीके से और अजीब तरीके से हो चुकी है, और विंग जो कि बहुत ज़्यादा ही दुखी और सैड है, वो तो घर आके जैसे अपने कमरे में चुपचाप लेट ही चुका था। और उससे कितना ज़्यादा दुख हो रहा था। उसकी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत जैसे एकदम से खाकी हो चुकी थी। हाँ, उसने उस खड़ूस लड़के से, उस बदनाम करने वाले लड़के से मंगनी तो कर ही ली थी, लेकिन उसकी इज़्ज़त जो ख़राब हुई थी उसका क्या। लोग चाहे उसके मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा उसके पीछे तो उसकी बुराई करेंगे। और ये बात तो उसे हद से ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रही थी। क्या था जो उसके साथ वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, वो भी आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता, टाइम से शादी कर लेता, उसके भी एक तो छोटे छोटे बच्चे होते और वो बस हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं हो सकता था ना। जब वो अपने मेडिकल के फर्स्ट ईयर में था, तब बाइक राइड करते करते कैसे वो एक आने वाली गाड़ी से टकरा गया था और उसे कितनी ज़्यादा ही चोट लगी थी। उसके लोअर बॉडी पार्ट्स तो जैसे कितने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे और बहुत मुश्किल से ही उसकी जान बची थी। लेकिन बाद में उसे पता चला था कि अब वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। उसे कितना ज़्यादा दुख हुआ था ये बात सुन के। उसे तो अपना आप जैसे अधूरा सा ही लगता था। और उसकी मामा ने उसको कितना ज़्यादा सहारा दिया था, चाहे वो सौतेली ही थी, लेकिन उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसे टाइम से मेडिसिन देती थी और आज तक देती आई थी इतने सालों से। वो उनका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, एहसानमंद था। लेकिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी का क्या, तभी तो वो सबको रिजेक्ट कर देता था। वो सबकी नज़र में खड़ूस और हद से ज़्यादा सफाई पसंद और साइको ही बन चुका था, जो पेशेंट के साथ तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो जैसे उसका बिहेवियर अजीब ही था। और ये बिहेवियर भी तो उसने इसी वजह से अपनाया था, ताकि लोग बस उससे दूर रहें, कोई उसके करीब ही ना आए। क्योंकि वो ऐसा ही था, जो उसके करीब आता था वो बहुत जल्दी उसके साथ अच्छा हो जाता था, बहुत जल्दी उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेता था। और वो नहीं चाहता था कि वो किसी को भी अपनी लाइफ में शामिल करे। अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी, जो कि खुशियों से हमेशा महरूम ही रहने वाली है, वो क्यों किसी और को शामिल करके उसे दुखी दे। इसी वजह से वो अकेला ही था। लेकिन उस पागल, उस बेवकूफ़ लड़के, उस लैंज़ैन ने तो जैसे सब किए किराए पे पानी फेर दिया था। और अब उसकी यही सज़ा है कि वो सारी ज़िंदगी इस आदमी के साथ रहे और वो एक मॉम के होते हुए भी कभी किसी बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगा। विंग बस यही सोचे जा रहा था और पता नहीं क्यों उसे रोना भी आ रहा था। क्या था जो उसकी लाइफ नॉर्मल होती। और तभी मामा भी आ गई थी। क्या हुआ विंग, तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं मामा, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं ना? वो लड़का झूठ बोल रहा था, मुझे फंसा रहा था वो। मैं क्या करूँ मामा, मैं सच नहीं बता सकता। उसने, आपने देखा, मेरे खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे और मेरी बात पे कौन यकीन करेगा मामा। उसने तो सबके बीच में बता दिया कि उसके पास मॉम है, लेकिन मैं सबके बीच में कैसे बताऊँ कि मैं अधूरा हूँ। मैं कभी कोई बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। मामा मैं क्या करूं? वो कितना ज़्यादा दुखी था। और फिर मैडम यू ने उसे समझाया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम अपना ख्याल रखो, उस लड़के की यही सज़ा है ना, उसने तुम्हें परेशान किया। अब तुम देखना, हम सब मिल के उसकी क्लास लगाएंगे, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो।
और वैसे भी कभी ना कभी तो तुम्हें किसी न किसी से शादी करनी थी, और जैसा तुम्हारा नेचर आई एम सॉरी, लेकिन जैसा तुम्हारा नेचर है तुम हो थोड़े से रूड, और तुम बहुत ज़्यादा ही अगले बंदे की इंसल्ट करके रख देते हो, जैसे तुमने हनी के साथ किया। उसके बाद तो कोई भी अगर तुम्हारे साथ शादी करने पे रजामंद हो गया तो तुम्हें होश ही होना चाहिए, चाहे जैसे भी सही, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का अकेलापन दूर होने ही वाला है। हाँ, एक अनचाहा बंदा जो कि हर वक्त मुझे इरिटेट करेगा, मुझे तंग करेगा, मेरा जीना हराम करेगा, वो मेरा अकेलापन हाँ कि दूर करेगा। विंग ने मुँह बनाया। हाँ, वो ज़रूर दूर करेगा। और तुमने क्या बोला? हाँ, क्या बोला मैंने? क्या सच में उसके पास वो है? हाँ मामा, मैंने उसे चेक किया था, सच में। अच्छा। और अब मैडम यूँ तो थोड़ी देर के लिए चुप ही हो गई थी। तभी उसके अंकल ने उसकी शादी किसी लड़की से नहीं बल्कि लड़के से करवाने के लिए बोला। तो तुम ऐसे करना, बस उससे दूर ही रहना। मामा, मैं वैसे भी उससे दूर ही रहने वाला हूँ, और वैसे भी हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा हो भी नहीं सकता, और ना ही। हाँ बस ठीक है, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेडिसिन टाइम से लेते रहना, अपना ख्याल रखना, सब सही हो जाएगा, और वो भी तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा, बस तुम फिक्र ना करो। वो उसे समझा के जा चुकी थी, और अब वो उसके लिए दूध बना रही थी ताकि वो उसे मेडिसिन दे सकें। और लैनजैन का भी तो यही हाल था, उसे घर आके सिर्फ कहने को नहीं सच में जूते पड़े थे, वो भी अपने अंकल से। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अंकल, मैंने बस झूठ बोला था, आई एम सॉरी, मैं तो हनी की जान बचाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे फंसा दिया। मुझे नहीं करनी मंगनी, मुझे नहीं करनी शादी, वो इतना ज़्यादा खड़ूस है। आपने देखा नहीं वो कैसे हनी की इंसल्ट कर रहा था। बस बहुत हो गया, अब जो होना था हो गया है, और साहब के बीच में मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट की है, कोई मजाक थोड़ी है। जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया, जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया, ऐसे नहीं होगा लड़के। और हाँ, बस तैयारी करो, कब है तुम्हारे फाइनल? 1 हफ्ते बाद अंकल। हाँ बस ठीक है, नेक्स्ट वीक छोड़ के उससे नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी है। क्या? हाँ ऐसे ही है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, तुम इतने ज़्यादा इरिटेटिंग हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हो, और तुम्हारा भाई वो तो खुद जाके बाहर बैठ गया है, और तुम्हें मेरे सर पे डाल के चला गया है। बस बहुत हो गया, अब तुम जल्दी से अपने पेपर्स दो और शादी करके अपने घर दफ़ा हो जाओ। मैं वहाँ पे लोगों के दिमाग को खोल खोल के उनका इलाज करता रहता हूँ, और यहाँ तुम्हारा दिमाग हिसाब से ख़राब है। अंकल, मुझे इलाज की ज़रूरत है, मेरा भी इलाज कर देना। मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा दिमाग अब खोल के सेट नहीं कर सकता, बस वो हो चुका है जो होना था। नहीं, दिमाग मत खोलें, कुछ और खोल दें, मेरा पेट खोल दें, अंदर से वो निकाल दें, मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, सब सही हो जाएगा। तुम फिर से शुरू हो गए? हाँ बस ठीक है ना, मैंने बोल दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। और आप क्या चाहते हैं, मैं बच्चे पैदा करूँ? अरे मैं इतना यंग हैंडसम स्मार्ट सा लड़का, मैं जो एकदम किसी हैंडसम से हीरो की तरह ही लगता हूँ, आप क्या चाहते हैं मैं इतना बड़ा पेट लिए लिए घूमूँ? लोग क्या बोलेंगे मुझे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अच्छा, इस इज्जत का ख्याल तुम्हें तब नहीं आया जब तुम सबके बीच में अपनी और उसकी तस्वीरें दिखा दिखा के बोल रहे थे कि उसने तुम्हारे साथ टिंग टोंग किया, ये किया, वो किया। अंकल, वो मैंने सब जानबूझ के किया था, हनी की शादी तोड़वाने के लिए। हाँ तो बस ठीक है ना, अब जानबूझ के किया था तो अब मज़े चखो, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, विंग इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बुरा है। वह बस मुंह बना के जा चुका था। अब मैं क्या ही करूं, वो बस यही सोच रहा था, क्या मैं विंग से बोलूं कि वो ये शादी को तोड़ दे? लेकिन वो क्यों तोड़ेगा, वो तो इतना ज़्यादा खड़ूस है, उसने तो बदला लेने के लिए शादी करने का फ़ैसला किया, वो क्यों ही तोड़ेगा? लहन अपने रूम में आ ही चुका था, और उसने सोचा कि विंग से बात कर लेनी चाहिए। और फिर उसने अंकल से ये बोल के विंग का नंबर ले लिया था कि वो उससे बात करना चाहता है, उसे जानना चाहता है, शायद वो उन दोनों के बीच में आई दूरी को थोड़ा कम कर सकें या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सके। और अंकल को तो यकीन ही नहीं आ रहा था एकदम से ये लड़का कैसे तोले से माशा और माशे से तोला ही बन जाता था। उन्होंने उसे नंबर दे दिया था, और वो खुशी खुशी जा के अब दरवाज़ा बंद करके विंग को खरी खोटी सुनाने वाला था। विंग के मोबाइल पे रिंग हुई थी, वो जो अभी दूध पी के मेडिसिन खा के सोने ही वाला था। उसने कॉल उठा दी। हाँ कौन है, किसको आधी रात को मौत पड़ी हुई है? मैंने बोला ना मैं सुबह आके डिलीवरी करूँगा, बस अपने बच्चे को एक रात के लिए अपने पेट में नहीं रख सकते तुम लोग?
मैं कोई बच्चा पेट में रख के नहीं बैठा हुआ, मैं तुम्हारा मंगेतर बात कर रहा हूँ। हाँ क्या है, क्या मसला है तुम्हें, और कौन से मंगेतर बात कर रहे हो? अच्छा, कितने मंगेतर हैं तुम्हारे, ये बताओ ना ज़रा मुझे। कितने लोगों से मंगनी कर के बैठते हो, कितने लोगों के साथ डिंग डोंग करके रखा हुआ है तुमने? बकवास मत करो। हाँ, तुम्हारी इस बदतमीज़ सी आवाज़ से और बातों से मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। अब जल्दी बकवास करो, क्या बात है, क्यों मुझे इतनी रात को कॉल किया है? तुम्हें कोई काम नहीं है सोने के अलावा? कोई काम कर लो। मुझे कोई काम नहीं है, तुम बस जल्दी से इस मंगनी को तोड़ो, शादी को तोड़ो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बस मैं कह रहा हूँ। और अगर तुमने मुझसे शादी से इनकार नहीं ना किया तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। लैन जैन उसे धमकी दे रहा था और विंग जो कि अब इरिटेट ही हो रहा था, कहाँ वो अच्छा हादसा सोने वाला था और इस नए नवेले मंगेतर ने उसे फ़ोन करके तो उठा ही दिया था। अच्छा बताओ ज़रा क्या करोगे मेरे साथ, ज़रा मुझे भी तो पता चले कि मेरी होने वाली वाइफ कितनी ज़्यादा डेंजरस है, ताकि मैं अपनी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर सकूं। हे खबरदार, वाइफ किसको बोला तुमने? वाइफ होगे तुम, तुम्हारा पूरा ख़ानदान। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगा? मैं गाउन पहन के बैठूंगा और तुम मेरे साथ डिंग डोंग करोगे, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूँगा, मैं इतना बड़ा पेट लिए फिरूंगा। तुमने सोचा भी कैसे? वांग जी को गुस्सा ही आ गया था। हाँ, वाइफ नहीं बनोगे तो क्या बनोगे तुम, ज़रा मुझे बताना। वाइफ ही हो तुम, और तुम वाइफ ही बनने वाले हो। और बच्चों की तो क्या हो भी गई, तुमने ज़रा शादी हो लेने दो। मैं देखना तुम्हें हर साल प्रेग्नेंट करके 2-2 3-3 बच्चे तो पैदा करवा के छोड़ूंगा। विंग को मज़ा आ रहा था वांग जी की जान जलाने में। बकवास मत करो, मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूँ क्या? हाँ मशीन ही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर एक मशीन फिट है जो कि मेरे अंदर नहीं है, और वो जिसके अंदर होगी वही वाइफ बनेगा। सो तुम जो भी होगी, हैंडसम होगे, स्मार्ट होगे, अपने घर में होगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी वाइफ ही बनने वाले हो और मैं तुम्हें वाइफ ही बना के रखूँगा। देखना तुम, मैं कैसे तुम्हें तंग करूँगा, तुम्हें टॉर्चर करके रखूँगा। और अगर इनकार कर सकते हो तो कर लो, अपने अंकल को बोलो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। और किस मुंह से ही बोलोगे तुम, ज़रा मुझे बताना। विंगा बोले जा रहा था और वांगची चुप ही कर चुका था। देखो डॉक्टर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद ही ना करते, मैं भी तुम्हें नहीं करता, तो अच्छा नहीं है हम दोनों बिल्कुल अच्छे अच्छे दोस्तों की तरह से इस शादी को ख़त्म कर दें। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे वाह, ये क्या बात हुई? तुमने पहले मुझे बदनाम किया, इतने लोगों के बीच में मेरी इज्जत उछाली, और जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हें अब इतना ज़्यादा ख्याल आ रहा है दोस्ती करने का। कोई दोस्ती नहीं होगी, बस दुश्मनी है तुमसे, और मैं इस दुश्मनी को अच्छे तरीके से निभाऊंगा। तुम जानते ही नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। वो तो मैं बस देखने से शक्ल से मासूम लगता हूँ, लेकिन असल में मैं तो कमीनगी में तुम्हारा भी बाप हूँ। हाँ सॉरी, तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ। विंग ने ये कह के जैसे कॉल बंद ही कर दी थी, और लैंडसैन बस अब गुस्से से फ़ोन को ही देख रहा था। उसका दिल चाहा कि वो तो इस फ़ोन को दीवार से देख के मारे और तोड़ ही डाले, लेकिन फिर उसे याद आया, अरे क्यों उस मनहूस आदमी के लिए अपना प्यारा फ़ोन क्यों तोड़ूँ मैं। वो अब चुप करके बस सो ही चुका था। अब भी उसे प्लान बनाना था, हर 2 हफ्ते तो थे ही ना उसके पास। और मैडम ह्यू और लैंज रायन ने तो अंदर ही अंदर खिचड़ी पका ली थी 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही शादी करने की। न जाने उन दोनों को कौन सी आग की लगी हुई थी, जो कि बेचारे मासूम लड़कों की शादी करवा ही रहे थे, वो भी ज़बरदस्ती। और अवीन को तो कोई मसला ही नहीं था, उसने तो बस उससे बदला लेना था। वो बस आराम से हॉस्पिटल जाता, वहाँ पे बच्चे पैदा करवाता था, उनकी चूँ-चाँ सुनता था, और फिर आराम से घर आ जाता, अपना दवाई वाला दूध पीता और सो जाता। लेकिन लैन-सैन की ज़िंदगी तो अज़ाब हो ही चुकी थी, और अब शादी के दिन नज़दीक आ ही रहे थे। और अंकल ने उसे एक दिन बोला, सुबह तुम्हें कॉलेज से छुट्टी है ना, पेपर ख़त्म हो गए तुम्हारे? जी हाँ हो गए, और कुछ? ये बदतमीज़ी से बात मत करो मेरे सामने। तो क्या करूँ मैं, आपके पाँव धो धो के पीऊँ जो आप मेरे साथ कर रहे हैं? ज़बरदस्ती एक लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं। हाँ करवा रहा हूँ, चुप करके बैठो आप तुम। सुबह तुम जाओगे, कहाँ जाना है मैंने? घर से निकाल रहे हैं मुझे? घर से नहीं निकाल रहा, तुम अपने मंगेतर के साथ जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए। मैं कोई शॉपिंग करने नहीं चाहूँगा, और कोई मेरा मंगेतर नहीं है। वो खड़ूस, वो हद से ज़्यादा खड़ूस बंदा वो मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। हाँ वो तुम्हारा मंगेतर है, और मैंने उसे बोल दिया वो सुबह तुम्हें आएगा लेने और तुम उसके साथ जाओगे शॉपिंग करने। नहीं तो बाद में मुझे मत कहना, मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीद लूँगा और फिर तुम्हें वेल भी लेना पड़ेगा। ठीक है फिर ना जाओ तुम। नो अंकल प्लीज़, इतना ज़्यादा जुल्म मत करें मेरे ऊपर। ठीक है फिर, नहीं जुल्म करवाना चाहते तो फिर रेडी रहना, वो आएगा तुम्हें ले के जाएगा। ओके फाइन।
लैन सैन अब अंदर जा चुका था और विंग का भी यही हाल था। उसे उसके साथ जाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मामा ने उसे मजबूर कर ही दिया था। और नेक्स्ट सुबह वो फिर से किसी डॉक्टर की तरह आई, मुंह पे मास्क लगाए, बड़ा सा कोट पहने। पता नहीं क्या ही था उस कोट के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें थीं। खैर जो भी थी वो सब उसकी पॉकेट्स में थी। अपनी कार के साथ लैन सैन को लेने आ ही चुका था, वो भी मुंह बनाता हुआ। खैर मास्क के अंदर उसका मुंह बना बनाया कौन ही देखेगा। और लैन सैन ने तो बस एक बार ही उसे बिना मास्क के देखा था, वरना तो वो बस ऐसे ही किसी डाकू की तरह ही रहता था। और लैन सैन ने बोला, मैं तुम्हारे साथ इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं जा रहा, मेरी अपनी बाइक है, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं नहीं जा रहा, मैं बाइक पे नहीं जा सकता, मुझे नहीं शौक है। विंग को इतनी पुरानी बात याद आ गई थी, कैसे उसका बाइक की वजह से ही एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हारे साथ इस गाड़ी में नहीं जाने वाला, जाओ, तुमने जाना है तो उठ जाओ। विंग दोबारा से गाड़ी में बैठ के उसे स्टार्ट ही करने वाला था, लेकिन फिर वांगजी को गुस्सा ही आ गया था। उसने एक छोटा सा कील लेके तो उसकी गाड़ी का टायर ही पंचर कर दिया था, और वो तो अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और विंग बस गुस्से से बाहर निकल आया। पता नहीं इसको क्या ही मौत पड़ गई है, हाँ क्या पता ये भी प्रेग्नेंट हो गई होगी। वांगजी उसे देख के बोल रहा था, और विंग ने कहा, अब चलें क्या? हाँ सही है, आगे ना औकात पे आ जाओ। लैन सैन ने बाइक स्टार्ट की थी और विंग उसके पीछे ही बैठ गया था। यही औकात है तुम्हारी मेरे पीछे बैठने की, बड़ा आया मुझे वाइफ बनाने वाला। लैन सैन ने बस सोचा था और बाइक स्टार्ट ही कर दी थी, और वो जानबूझ के बस जंप पे जंप लगवाए जा रहा था, और उसे कितना ज़्यादा मज़ा आया जा रहा था विंग को तंग करने में। और विंग जो कि अब बस अपने पुराने ट्रॉमा में चला गया था, उसे सब याद आ रहा था, और उसने लैन सैन को जैसे कस के ही पकड़ रखा था, और हर जंप में वो उसके करीब ही होता जा रहा था। ए ठरकी डॉक्टर, पीछे होके बैठो, दफ़ा हो जाओ, मेरे इस तरह से बाइक चलाने का फ़ायदा है मत उठाओ। मैं कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा, तुम बाइक ऐसे चला रहे हो, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? लैन सैन को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। हाँ मुझे बाइक से डर लगता है, और तुम अगर चलाओगे तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं और क्लोज हूँगा। ठीक है फिर हो जाओ, जो कर सकते हो कर लो, मैं भी देखता हूँ अब क्या ही करते हो तुम। लैन सैन ने तो बाइक की स्पीड और ही ज़्यादा बढ़ा दी थी, और अब विंग के हाथ तो सीधा उसकी शर्ट के कॉलर तक ही पहुंच चुके थे, और हर जंप के साथ वो बास अंदर ही अंदर खिसकते जा रहे थे। और फिर लैन सैन को अजीब ही फील होना शुरू हो गया था। ये पहली बार था जब कोई बंदा ऐसे उसकी चेस्ट पे उसे टच ही किए जा रहा था, और वो टच भी तो इंटेंशनली नहीं था ना, वो तो बस ऐसे ही था ना। और बस हर जंप पे तो उसके हाथ सरकते ही जा रहे थे उसकी बॉडी पे, और लैन सैन को कितना ही अजीब फील हो रहा था। हाँ ये सब उस कमीनी बच्चा दाने की वजह से है, ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ नहीं। मैं एक लड़का होके एक लड़के से कैसे फैसिनेट हो सकता हूँ, और मेरे अंदर ऐसे कैसे गंदी गंदी सी फीलिंग आ सकती हैं। उसने खुद ही अपने ख्यालात को झटका था, और फिर उसकी शर्ट के बटन जो कि खुल ही चुके थे, और अगर वो इसी तरह बाइक चलाता रहेगा तो कोई पता नहीं था कि उसकी शर्ट आगे से खोल ही जाती। और विंग जो कि बस उसकी बॉडी को टच ही कर रहा था, और वो तो अपना ट्रामा भूल के पास उसे टीज़ करने में बिजी था, और उसने यहाँ पर ही रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसने तो अपना सर भी उसकी नेक में ही टिका दिया था, और अब तो वो जैसे अपने होंठों से उसकी नेक को टच ही कर रहा था। हाँ मास्क के अंदर से ही और लैन सैन को सब फील हो रहा था, उसकी गरम गरम सांसें जो कि उसकी नेक पे थीं। हे ठरकी डॉक्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पकड़ तो लो पहले फिर छोड़ लेना, फ़िलहाल तो मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, और अगर तुमने ऐसे ही बाइक की स्पीड रखी तो तुम्हारी ये शर्ट उतरने वाली है, फिर मुझे नहीं कहना। और अब लैन सैन को अक्ल आ गई थी, उसने स्पीड कम कर दी, और फिर वो मॉल पहुंच ही चुके थे। और अब लैन सैन की बारी थी विंग को टीज़ करने की, और मॉल पहुंच के वो हर चीज़ में बस ना करके कीड़े निकालता जा रहा था। विंग कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, और फिर उसे वॉशरूम जाना था, और लैन सैन ने बोला, रुको पहले मैं जाता हूँ, तुम ये चीज़ों का ख्याल रखो। कुछ चीज़ें जो उसने खरीद ली थी वो विंग को पकड़ा के अब वॉशरूम में जा चुका था, और फिर उसने अच्छे तरीके से देखा था कौन सा वॉशरूम सबसे ज़्यादा गंदा, सबसे ज़्यादा ही बदबूदार है। हाँ उसे मिल गया था, और उसने बाकी सब वॉशरूम तो जैसे बंद ही कर दिए थे, और विंग को उसने भेजा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वो वाला वॉशरूम खाली है।
और विंग जो के उसके ऊपर एतबार करता वॉशरूम में घुस गया था। और फिर लैंसैन ने बाहर से कुंडी लगा दी। बड़ा आया सफाई पसंद साफ सुथरा बच्चा, आप अंदर रहो और मज़े लो, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। विंग जिसका तो अब दम ही घुटना शुरू हो गया था, लैंसैन ने उसे अंदर बांध कर दिया था और वो बस बार बार नॉक किए जा रहा था और उसे इस लड़के पे सख्त ही गुस्सा आ रहा था। और लैंसैन का तो हंस के बुरा ही हाल हो गया था। तभी कोई बाहर से आने वाला था और उसने कुंडी खोल ही दी थी और वो बस उसे देख के अब स्माइल कर रहा था। और विंग जिसका बेचारे का रंग ही उड़ चुका था, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा स्मेल बर्दाश्त नहीं की थी जितनी आज इस लड़के की वजह से की थी। वो बस खा जाने वाली नज़रों से अब लैंसैन की तरह देख रहा था। और लैंसैन ने बोला, देखा, इसीलिए कहता हूँ मैं आग हूँ, मुझसे दूर रखो, तुम्हें जला के रख दूँगा और मैं बहुत बुरा हूँ। और तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे टॉप करोगे, मैं तुम्हारी इज्जत लूट के रख दूँगा। और फिर लोग क्या ही बोलेंगे, एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुद अपनी इज्जत ही नहीं बचा सका, समझ गए तुम। बेशक मेरे पास वो है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो कि तुम्हें बहुत कुछ करने के लिए काफ़ी है। और हो सकता है कि वो बहुत कुछ तुम्हारे बहुत कुछ से कुछ ज़्यादा ही हो। तो वो उसे बोल रहा था और विंग उसकी तरफ बस देख रहा था। बहुत ज़्यादा गुरूर है तुम्हें, मैं तुम्हें मज़ा सिखाता हूँ लड़के। विंग उसे पकड़ के अब दूसरे वॉशरूम में लेके जा चुका था और उसने एकदम से जैसे अपनी जेब से कुछ निकाला और वांग जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? कुछ नहीं बेबी, इंजेक्शन है, इतना बड़ा इंजेक्शन। तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? तुम क्या फिर से मुझे बेहोश करके मेरे साथ कुछ करने वाले हो? वांग जी जो कि अब शौक ही हो गया था। विंग जिसने वांग जी को ऐसे नीचे फर्श पे लिटा रखा था और खुद जैसे उसके ऊपर ही आ चुका था और उसे इंजेक्शन दिखाया जा रहा था। और वांग जी सच में डर गया, कहीं इस डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी का फ़ायदा उठा के उसकी इज्जत लूट ली तो क्या ही होगा, कहीं वो झूठ सच ही ना हो जाए। विंग उसे वो इंजेक्शन दिखा रहा था। ये पता है क्या है तुम्हें? ये स्पर्म्स हैं। क्या? किसके स्पर्म? तुम खुद कुछ नहीं कर सकते क्या जो मुझे इंजेक्शन लगवाने वाले हो? उसने अजीब से अंदाज से बोला था और विंग को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। खुद भी कर लूँगा, लेकिन पहले तुम्हें मज़ा तो सिखा दूँ। तुम क्या समझते हो तुम बहुत तेज़ हो? अगर ये मैं तुम्हारे अंदर इंसर्ट कर दूँ तो तुम जानते हो क्या होगा? क्या होगा मेरे साथ? क्या ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम डॉक्टर हो कि जानवर हो? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर एक जानवर के स्पर्म है। क्या मतलब? वांग जी अब सच में डर गया था। ये सांड के स्पर्म है मेरी जान, मेरी प्यारी वाइफ। और अगर मैं ये तुम्हारे अंदर लगा दूँ तो फिर तुम सोचो तुम क्या ही होगे। तुम एक भैंस के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओगे और फिर तुम क्या लोगों को मुंह दिखाओगे? बोलो, मेरे बच्चे तुम्हें नहीं ना चाहिए तो सही है, आप सांड के बच्चे पैदा करो। और फिर उसने एकदम से मोटा सा इंजेक्शन जैसे वांग जी के पेट में ठोक दिया था और वांग जी बस अब चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था। हो ये उसके साथ क्या ही हो गया। वो तो बिना इज्जत लुटवाए या प्रेग्नेंट होने वाला था, वो भी भैंस के बच्चों से। ओ नो, वो तो मर जाएगा, उसका तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो बस अब चीखना चिल्लाना चाहता था और शौक के मारे तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम शैतान हो। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं कहाँ इंसान के बच्चे पैदा नहीं करना चाहता और तुम मुझसे भैंसें पैदा करवाने का मंसूबा बना के बैठे हुए हो। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ, बस मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा। लैंसैन जो कि अब रोए जा रहा था और उसको कितना ज़्यादा दुख हो रहा था। और इंसान का बच्चा पैदा करने का सोच के उसकी जान जाती थी और अब वो क्या अपने अंदर से बड़ी बड़ी भैंसें पैदा करेगा? वो तो मार ही जाएगा। उसे कितना सख्त रोना जा रहा था और वो सच में रोना ही शुरू हो गया था। पहली बार उसे डर ही लग रहा था, वो भी विंग से, जो कि देखने में कितना ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रहा था, लेकिन असल में वो किसी जानवर से काम ही नहीं था। और फिर विंग जो कि उसे रोता देखकर बस हंसी जा रहा था। तो तुम्हें पता चला मेरी प्यारी वाइफ, मेरे बॉटम नहीं बनोगे, मेरे बच्चे पैदा नहीं करोगे तो ठीक है, फिर भैंसों के बच्चे पैदा करो, तो वो तो बहुत अच्छा है ना। और हाँ, अगर इससे काम नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें किसी सांड के नीचे ही लिटा दूंगा। बेशरम बेगैरत आदमी, तुम्हारी मैं जान ले लूँगा। वांग जी जो कि आप बस रोए जा रहा था। विंग का हाथ सांस के बुरा ही हाल हो रहा था और बाहर कोई न जाने कब से वॉशरूम जाने के लिए खड़ा था और दरवाज़ा पीटे जा रहा था। अरे कोई है, मुझे बचाओ। लैंसैन ने शोर करना शुरू किया और फिर विंग ने एकदम से उसके मुंह पे जैसे हाथ ही रख लिया।
चुप हो जाओ, डर क्यों रहे हो? पानी था सिर्फ वो। मैं क्या इतना पागल हूँ जो तुम्हारे अंदर भैंसे पैदा करवाने के लिए स्वामी लगा दूंगा? ये बात तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। ये अभी सच नहीं है, लेकिन ये सच हो भी सकता है। सो मेरे आगे अपनी ज़ुबान और अकल थोड़ी कम ही चलाओगे तो अच्छा होगा, मेरी प्यारी होने वाली वाइफ। विंग ने उसे बोला था और फिर वांगजी आप चुप ही हो गया था। वो सच में डर गया था। तो आप मेरी प्यारी वाइफ शादी करोगे ना मुझसे? हाँ करूँगा। और बच्चे पैदा करोगे? हाँ वो भी करूँगा, सब करूँगा, जो तुम बोलोगे सब करूँगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा दोबारा मत करना। गुड वाइफ, आप उठ जाओ, बहुत शोर शराबा कर लिया तुमने, विंग ने उसे बोला था। और फिर उसने ना जाने क्यों ही एकदम से मास्क हटा के जैसे वांगजी को हाथ कर लिया था। और वांगजी जो क्या डर के मारे उसकी बाजुओं में कांपी जा रहा था। और फिर विंग ने उसके फोरहेड पे किस भी खा लिया। बस भी करो, मैंने इतना भी कुछ बुरा नहीं किया, पहले मजाक कर लेते हो फिर तुमसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। और वांगजी जो क्या चुप ही हो गया था। उसका ये हस्बैंड तो ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक और ओवर स्मार्ट था। और फिर विंग ने जाते जाते उसे एक छोटी सी किसी भी दे दी थी। ये लो, अब रोना नहीं, कितने तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे गंदे से मुंह पे मैंने किसी कार दी। हाँ अब जाके मुझे अपना मुंह भी धोना पड़ेगा और 4-5 बार ब्रश भी करना पड़ेगा। चलो अब उठ जाओ, शाबाश। और अब वांगजी किसी मासूम सी बकरी की तरह विंग के पीछे पीछे चल रहा था।